हेलो दोस्तों, आज की कहानी है छोटी सी भूल। सौराष्ट्र के पश्चिम तट पर एक छोटा सा टापू था। वहाँ जीवंतराय नाम का एक वीर और प्रतापी राजा राज करता था। उसके पास ऐसी सेना थी जिसमें सभी 6 फुट जवान भर्ती किए गए थे। मज़े की बात यह थी कि 6 फुट से कम लंबाई का जवान यदि कभी किसी सेनानायक की भूल से भर्ती हो जाता था तो उसे राजा स्वयं सेना से अलग कर देता था। सेना में अरबी घोड़े भी थे। उन घोड़ों की सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि जितना वे स्थल पर सर पर दौड़ सकते थे, उतना ही वह पानी में भी तेजी से तैर सकते थे। जीवंतराय ने इसी सेना की शक्ति से आसपास के सभी राज्यों पर विजय प्राप्त कर दी। वे राजा जीवंतराय को कर तथा तरह तरह की भेंट देते थे। जो राजा कर देने से मना करता था उसको पकड़वा कर जेल में डलवा दिया जाता था। जेल में उससे रस्से बंटवाए जाते थे और चक्की पिसवाई जाती थी। निर्दोष राजाओं को साधारण सिपाहियों की मार भी खानी पड़ती थी। इस प्रकार 4 राजा उसकी कैद में पड़े हुए थे। राजा का टापू बहुत सुरक्षित स्थान पर था, इसलिए उस पर किसी शक्तिशाली राजा ने आक्रमण करने का साहस नहीं किया था। एक दिन जीवंतराय अपने दरबार में बैठा हुआ राजकाज देख रहा था। उसी समय शंकर नाम के एक चारण राजा के दरबार में आया, परंतु तुरंत ही लौट गया। थोड़ी देर बाद वह पुनः दरबार में आया। इस बार वह सिर पर दूसरी टोपी पहने हुए था, परंतु वह पैर बढ़ाता हुआ राजा के सामने जा खड़ा हुआ। उसने राजा की गुहार की और उसकी प्रशंसा में गीत गाने लगा। दरबारी शंकर की इस हरकत को देखकर हैरान थे। आखिर शंकर दरबार में आकर पहली बार क्यों लौट गया? फिर वह टोपी बदलकर क्यों आया? क्या इस सब में कोई भेद की बात छुपी हुई है? दरबारियों ने यह बात राजा के कान में डाल दी। राजा जीवंतराय ने शंकर से इस भेद का कारण जानना चाहा। शंकर कहने लगा, अन्नदाता, यह बड़ी लंबी दास्तां है। मैं गिरनार के राजा खूबचंद के यहाँ सेवा में था। वह सदैव प्रसन्न रहते थे। एक दिन राजा साहब बहुत खुश थे। उन्होंने मुझसे कहा, शंकर, आज मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। तुम्हारी जो इच्छा हो मांग लो। मैंने राजा साहब से कहा, मेरी बहुत इच्छा है कि आपकी तरह की टोपी मैं भी सिर पर पहनूं। इस पर राजा साहब बोले, अरे यह तूने क्या मांग लिया? मैं अपनी टोपी तुझे कैसे दे सकता हूँ? इसकी तो बहुत इज्जत है। कहीं कोई अपनी इज्जत दे सकता है? कुछ और बढ़िया चीज़ मांग। पर मैंने कहा, मुझे तो आप जैसी टोपी ही चाहिए। राजा बोला, तू इसकी इज्जत रख सकेगा? मैंने राजा साहब को जवाब दिया, अगर मैं इज्जत ना रख सकूं तो आप मेरी सर कलम करवा दें। राजा ने कहा, इस टोपी की दूर दूर तक इज्जत है। यह आज तक किसी के सामने नहीं झुकी है। इसलिए जब कभी तुम इसे पहनो तो किसी बड़े से बड़े के सामने भी मत झुकना। मैंने राजा के चरण छूकर टोपी की लाज रखने का वचन दिया। राजा ने मुझे टोपी दे दी। मैं उस समय आपके दरबार में वही टोपी पहनकर आ गया था। जब मुझे अपनी भूल मालूम पड़ी तो मैं तुरंत लौट गया और उस टोपी को उतार कर आपके दरबार में आया हूँ। शंकर की कहानी सुनकर जीवंतराय सोचने लगा, इतना छोटा सा राजा और उसे इतना घमंड। मैं उसका सिर झुकाऊंगा। उसने तुरंत अपने मंत्रियों को बुलाकर आज्ञा दी, गिरनार की ईंट से ईंट बजा दी जाए। मुझे देखना है कि खूबचंद कैसे मेरे सामने नहीं झुकता है। उन मंत्रियों में दुलीचंद नाम का एक योग्य और दूरदर्शी मंत्री था। उसने राजा जीवंतराय से कहा, सरकार, गिरनार का दुर्ग जीतना सरल नहीं है। दुर्ग के बाहर 40 गज चौड़ी खाई है, जिसमें हर समय हाथी दुबाऊ पानी भरा रहता है। पानी में मगरमच्छ और विषैले जलसर्प भी रहते हैं। ऐसी दशा में आप गिरनार के राजा को कैसे हरा सकेंगे? उसे नीचा दिखाने का विचार छोड़ दें। दुलीचंद ने पुनः कहा, यदि आप राजा खूबचंद को नीचा दिखाना चाहते हैं तो यह काम मुझ पर छोड़ दीजिए।
मैं उसे यहाँ लाऊंगा। राजू को और क्या चाहिए था, वह दूलीचंद की बात मानने के लिए तैयार हो गया। दूलीचंद ने खूबचंद के यहाँ जाने की तैयारी शुरू कर दी। उसने 2 बढ़िया घोड़े मंगवाए। ये घोड़े ऐसे थे जो धरती आकाश एक करते हुए दौड़ते थे। घोड़े पर बढ़िया जीनें कसी गईं। उनके पीछे ढाल तलवार रखी गई। दूलीचंद अपने मित्र के साथ गिरनार की ओर चल दिया। गिरनार एक ऊबड़ खाबड़ पहाड़ी था, परंतु राजा खूबचंद ने उसे इकसार करके अपनी राजधानी बसाई थी। पहाड़ी के नीचे की तरफ एक सुंदर झरना था। आसपास के घने जंगल में हर प्रकार के पशु पक्षी पाए जाते थे। बस्ती में 2 बड़े बड़े तालाब थे जिनमें हर समय पानी भर रहता था। इस पानी से खेतों की सिंचाई होती थी। दूलीचंद ने गिरनार के बाहर एक तालाब के किनारे डेरा डाल लिया। पहले दिन तो चारों ओर की परिस्थितियों की जांच करता रहा। फिर दूसरे दिन उसने और उसके मित्र हरसुख ने बंजारों का भेष बनाया और राजा के दरबार में जा खड़े हुए। राजा खूबचंद ने पूछा, तुम लोग कौन हो और दरबार में किस उद्देश्य से आए हो? दूलीचंद ने राजा के सामने ढेर सारे उपहार रखते हुए कहा, अन्नदाता, हम बंजारे हैं। हम चाहते हैं कि आपको कुछ करतब दिखाएं। यदि आपको हमारी कलाबाजी पसंद आए तो। राजा खूबचंद ने कहा, ठीक है, हम समझ गए कि क्या करना चाहते हैं, पर तुम लोग कल आना। आज हम दरबार के कुछ जरूरी काम निपटाना चाहते हैं। दूलीचंद बंजारे ने कहा, जैसी आज्ञा महाराज, हम कल उपस्थित हो जाएंगे। इतना कहकर वह दरबार से चला गया। दूसरे दिन उसने राजा को तरह तरह की कलाएं दिखाईं। राजा ने दूलीचंद तथा उसके मित्र को ढेर सारे इनाम दिए। दूलीचंद ने राजा से कहा, महाप्रभु, यदि आप आज्ञा दें तो हम नगर में घूमकर भी जनता को अपना कर्तव्य दिखाएंगे। राजा ने आज्ञा दे दी। दूलीचंद बंजारे के भेष में अपने मित्र हरसुख के साथ पूरी नगर में घूमा। उसने पता लगा लिया कि राजा कहाँ कहाँ जाता है और किस किस से मिलता है। एक एक करके जब उसने राजा की सारी कमजोरियों का पता लगा लिया तो वह अपने डेरे पर लौट आया। एक दिन उसे पता चला कि राजा खूबचंद एक बुढ़िया के डेरे पर अकेले ही जाता है। जब राजा खूबचंद उस बुढ़िया के घर पहुंचा तो दूलीचंद भी खुले दरवाजे से बुढ़िया के घर में प्रविष्ट होकर एक खाट के नीचे जा छुपा। वहां राजा खूबचंद ने बुढ़िया के पांव छुए, फिर कहा, माँ, वह हीरा मुझे दे दे। तू अच्छी तरह जानती है कि वह कीमती हीरा तेरे किसी काम का नहीं है। मैं उसके बदले में तुझे काफ़ी धन दौलत दूंगा। बुढ़िया बोली, खूबचंद, तू मेरा बेटा है। मैंने राजा को मरवा कर तुझे गिरनार का राज्य दिलवाया। बोल, अब तेरे पास किसी चीज़ की कमी है? तू उस हीरे के पीछे क्यों पड़ा है? खूबचंद ने कहा, माँ, तू जानती है कि वह हीरा मेरे लिए कितना शुभ है। आज तक वर्षों से मैं तेरे पास उसके लिए आता हूँ, लेकिन तू नहीं पिघलती। आखिर मुझे बता तो सही, तू उस हीरे का क्या करेगी? बुढ़िया बोली, यह हीरे यदि तेरे लिए शुभ है तो मैं तुझे दे दूंगी, पर आज से 8वें दिन पूर्णमासी को दूंगी। खूबचंद बुढ़िया के घर के बाहर निकला। दूलीचंद तो इस जुगाड़ में था ही। उसने शीघ्रता से खाट की ओट छोड़ी और तलवार दिखाता हुआ राजा खूबचंद के सामने आ खड़ा हुआ। खूबचंद उस समय निहत्था और साधारण व्यक्ति के भेष में था। थोड़े से विरोध के बाद दूलीचंद ने उसकी मुश्कें कस दीं। फिर वह अपने बढ़िया घोड़े पर उसे डालकर टापू की ओर चढ़ चला। शाम तक उसने अपने राजा का नगर पकड़ लिया। फिर दरबार में आकर उसने खूबचंद को जा खड़ा किया। राजा जीवंत राय ने आज्ञा दी, राजा साहब की मुश्कें खोल दी जाएं। 2 सिपाहियों ने आगे बढ़कर राजा खूबचंद की मुश्कें खोल दी। खूबचंद बहुत निडर और साहसी व्यक्ति था। उसने जीवंत राय से पूछा, मुझे धोखे से पकड़वा कर यहाँ क्यों लाया गया है? जीवंत राय बोला, राजा साहब,
आप हमारे करदाता हैं, परंतु आज तक हमारे दरबार में कोई कर जमा नहीं किया है, इसलिए आपको पकड़वा लिया गया है। अब आप बताइए कि जितना वार्षिक कर आप पर लगाया गया है उसे अदा करना चाहते हो या नहीं। जीवंत राय ने पूछा, राजा साहब, आपकी दृष्टि में वीरता की क्या पहचान है? खूबचंद कहने लगा, वीर राजा सदैव सामने से वार करता है। वह अपने से छोटे राजा के कर जबरन वसूल नहीं करता है। वह छोटे का सम्मान करता है और न्यायप्रिय होता है। जीवंत राय बोला, आपकी बातें बिल्कुल ठीक हैं, लेकिन जब आपने कर नहीं दिया है तभी आपके साथ यह व्यवहार किया गया है। राजकाज में दया भाव से काम नहीं चलता है। यदि आप अब भी हमारी बातें नहीं सुनेंगे तो हम आपको कैद खाने में डलवा देंगे। सुनकर खूबचंद हंस पड़ा, फिर बोला, महाराज, आप मेरा अपमान करना चाहते थे, सो आपने धोखे में डालकर कर दिया, पर आप मेरा सिर नहीं झुका सकते हैं। जीवंत राय ने देखा कि मेरे दरबार में खड़ा होकर भी यह गर्व से बोलता है, अतः इसे उचित दंड देना चाहिए। उसने क्रोध होकर कहा, इसे कैद खाने में डाल दो। इतना कहना था कि राजा खूबचंद वहीं से उछला और उसने एक सिपाही की तलवार छीन ली। फिर पलक झपकते ही सिंहासन पर चढ़कर उसने तलवार राजा जीवंत राय की गर्दन पर रखते हुए कहा, खबरदार, यदि किसी ने एक कदम भी आगे बढ़ने की कोशिश की तो मैं आप लोगों के राजा की गर्दन चूहे की तरह कुतर दूंगा। देखते ही देखते कुछ का कुछ हो गया। सारा दरबार सांस रोककर खूबचंद की ओर देखने लगा। खूबचंद ने राजा जीवंत राय को इशारे से खड़ा होने के लिए कहा। फिर जब राजा खड़ा हो गया तो उसकी कमर में तलवार निकालकर उसने दरबार से बाहर फेंक दी। सारा दरबार इस दृश्य को चुपचाप देख रहा था। अब खूबचंद ने राजा जीवंत राय से कहा, अपने दरबारियों को आज्ञा दीजिए कि सभी अपनी अपनी तलवारें फेंक दें। दरबार में खड़े सभी सदस्यों तथा सैनिकों ने अपनी अपनी तलवारें निकालकर दूर फेंक दी। राजा खूबचंद जीवंत राय के चेहरे पर आंखें गड़ाए हुए था। उसने तलवार के बल पर उससे दरबार के बाहर चलने के लिए कहा। सब लोग बुरी तरह डरे हुए थे। वे जानते थे कि यदि उसमें से किसी ने भी जरा सी भूल की तो वह उसके राजा की हत्या कर डालेगा। दरबार के बाहर आकर खूबचंद ने राजा को बगल में दबाया और घोड़े पर बैठकर रफू चक्कर हो गया। मंत्री दुलीचंद ने सिपाहियों को उसका पीछा करने की आज्ञा दी। सिपाहियों की एक बड़ी टुकड़ी तेजी से घोड़े के पीछे संभाल कर दौड़ी। खूबचंद छोटे परंतु खतरनाक रास्ते से गिरनार की ओर चला, क्योंकि उसे पता था कि टापू के सैनिक उसका पीछा स्वयं करेंगे। जंगल में एक पहाड़ी के पास आकर उसने घोड़े को एड़ी दी। फिर राजा जीवंत राय को नीचे उतारते हुए कहा, महाराज, अब आप स्वतंत्र हैं। हमारी आपसे कोई दुश्मनी नहीं है। आपका मंत्री दुलीचंद धोखे से मुझे आपके पास ले गया था। यह बदला मैंने उसी का लिया है। इतना कहकर वह घोड़े पर बैठकर जंगल में कहीं गायब हो गया। जीवंत राय के सैनिक ढूंढते हुए उस पहाड़ी तक आए और अपने राजा को आदर के साथ अपनी राजधानी को ले गए। साथ में मंत्री दुलीचंद भी था। उसने रास्ते में कहा, अन्नदाता, खूबचंद ने आपका बहुत अपमान किया है। आज्ञा दे तो हम उसके राज्य को नष्ट भ्रष्ट कर दें। जीवंत राय ने कहा, भूलकर ऐसी बात मत सोचना। खूबचंद सचमुच एक वीर पुरुष है। हमें ऐसे वीरों की सत्कार करना चाहिए। मंत्री दुलीचंद राजा का मुंह देखता ही रह गया।